हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी का ही तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझा था और इस लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ग्राफ्स पर बात करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स को आप सभी लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन लेक्चर को भी जाकर देख लीजिए जिससे आप यूनिट फर्स्ट को कवर करते हुए यूनिट सेकंड पर आ सके। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, वहां पर हमने बात किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और लगभग आधे घंटा का वीडियो था, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और उसी से रिलेटेड ही हमने कुछ डिफिनीशंस पर बात किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और उसमें कैटालिस्ट का कैसे उपयोग किया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कब किस रिएक्शन में पाया जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया था। तो आई होप आप लोग लेक्चर देखे ही होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं तो इसी स्टेट को ही हम कहते हैं कि वह स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम है उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम कभी नहीं पाया जा सकता। ठीक है, दूसरे शब्दों में यहां पर हम उसी का ही डिफिनीशन डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, जब ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में उस रिएक्शन का जो स्टेट होता है उसे भी हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर दो पॉसिबिलिटीज रहते हैं। पहला पॉसिबिलिटी नहीं, दो कन्फर्मेशंस रहते हैं। पहला होता है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन है। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले दूसरे डिफिनीशन पर बात करते हैं, उसके बाद इसमें हम कुछ ग्राफ को समझने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं। तो एक डिफिनीशन तो हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में बात कर लिया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और दूसरा डिफिनीशन इस लेक्चर में हम आप सभी से बताए थे कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी अब हम समझ लेते हैं। वैसे समझ चुके हैं, बस शब्दों में लिखना है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। मैं हर बार कहता हूं तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम फाइंड इन किस में पाया जाएगा। पहला इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन या नोटी। तो आपको टिक करना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। और अगर इससे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो शॉर्ट आंसर में पूछे ही जाएंगे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दीजिए। और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पूछा जाता है तो इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कहता है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल, देन दिस स्टेट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। कहता है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन या फिर दूसरे शब्दों में कहें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मैं कांस्टेंट इसमें नहीं यूज कर रहा हूं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब इस सिचुएशन को या इस स्टेज को ही
हम कहते हैं कि यह केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें कुछ ग्राफ समझने हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम समझा देंगे आप सभी को। चलिए 2 ग्राफ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे आप सभी के बुक में एक ही ग्राफ होगा, लेकिन चलिए हम 2 बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिए। यहां पर हम रख देते हैं टाइम को, यानी कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम है और जो वाई एक्सिस है उसमें ROR है। ROR तो समझ गए होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कंसंट्रेशंस होते हैं, और यह भी हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जब रिएक्शन करना शुरू करते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हाई होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसी वजह से। ठीक है, लॉजिक बिहाइंड द रिएक्शन वही है। तो अब चलिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो धीरे 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 करके घटता हुआ चला जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है स्टार्टिंग में तो 0 कंसंट्रेशन होता है, इसलिए उसके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अभी 0 होगा। तो वो जब जैसे जैसे कंसंट्रेशन उनके फॉर्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे इनके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास जो रिएक्टेंट का यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे धीरे करके घटता चला जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन है या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलाव जो होगा वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। ये घटता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। और एट द लास्ट, ठीक है, एट द लास्ट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास जो रिएक्शन है या फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, ये जो हमारे पास रिएक्शन है यह बैकवर्ड डायरेक्शन का है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मैं कांस्टेंट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, इक्वल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को, इस समय को ही हम कहते हैं, ये समय है, इस समय को ही हम कहते हैं टी इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम का समय, केमिकल इक्विलिब्रियम का समय। इस समय को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का समय। और यह जो हमारे पास स्टेज पाया गया है, स्टेट पाया जाएगा, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। इक्वल, मेरे शब्दों पर फोकस करिएगा। ठीक है, चलो एक और ग्राफ को हम समझाते हैं। इस बार हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को चेंज करने वाले हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइम है, जो कि ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट के भी। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये कंसंट्रेशन के टर्म में ग्राफ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में ग्राफ है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो इनिशियली हाई होते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इनिशियली 0 होते हैं। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे करके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन घटते चले जाएंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जब केमिकल इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में पाया जाएगा तो जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होंगे वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इक्वल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ बल्कि कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल वर्ड यूज कर रहा था, यहाँ पर मैं कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो एक समय अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग यही कहीं आ रहा है वह समय। ठीक है, तो इस समय को ही हम कहते हैं टी इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन में जो हमारे पास यह रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो कांस्टेंट हो जा रहे हैं, इनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकते हैं
नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो ऊपर चला जाए, हो सकता है रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन का ग्राफ है वो नीचे चला जाए। तीनों पॉसिबिलिटीज है, यानी कि ये बराबर भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। इट डज डिपेंड अपॉन ओनली द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको ग्राफ बनाना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों ही नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आप सभी को बुक में नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अच्छी बात है। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है नोट डाउन वहां पर कर देंगे बुक नोट कॉपी में जो आपके एग्जाम के होंगे, तो वहां पर और भी ज्यादा चांसेस रहेंगे नंबर मिलने के। ठीक है, तो इस प्रकार हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। बस दो प्रकार के केमिकल इक्विलिब्रियम को हमें समझना बचा है, तो चलिए उनके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और भी चीजों के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर अगला लाइन हमने लिखा है कि द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के आधार पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है जिसमें हमने लिखा है कि होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब होता है सम और जीनियस मतलब पता ही है। होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कहने का ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब एक ही फिजिकल स्टेट में हो तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के केमिकल इक्विलिब्रियम को ही हम कहते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है। कहता है कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम को लेते हैं, हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेते हैं जिसमें N2 जो कि गैसियस स्टेट में है, ध्यान रखिएगा, प्लस H2, अगर हम बॉर्न हैवर प्रोसेस को ही लिख देते हैं तो 3H2, और यह भी गैसियस स्टेट में ही होता है। और यह चूंकि हमें पता है कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए हम डबल हेडेड एरो का उपयोग करेंगे और यहाँ पर 2NH3 लिख देंगे। और NH3 यानी कि अमोनिया है, और अमोनिया हमें पता है कि यह गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स भी एक ही फिजिकल स्टेट में पाया जाए, जिसमें प्रोडक्ट भी फिजिकल स्टेट में पाया जाए, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक ही फिजिकल स्टेट में पाए जाए, तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम कहते हैं, इस प्रकार के ही केमिकल इक्विलिब्रियम को ही हम कहते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, हो सकता है यह सॉलिड स्टेट में भी पाया जाए, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। अगर लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में होने चाहिए, तभी यह पॉसिबिलिटी है, तभी यह कंफर्मेशन है कि वह होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पर पाया जाए। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, चलो बहुत ही फेमस एग्जांपल, 2SO2 प्लस O2, और यहां पर चूंकि अभी मैंने ये फेज नहीं दिखाया तो यहां पर भी गैसियस फेज होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास O2 यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ भी हमारे पास गैसियस फेज में ही होता है। ठीक है, तो ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनाया, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2SO3 बन जाएगा, 2SO3। ठीक है, यही तो बनेगा। देख लेते हैं एक बार बैलेंसिंग, 2S सल्फर 2 है, और 2 2 4 और 2 6, तो 2 3 6, यानी कि ऑक्सीजन भी 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार यह भी हमारे पास गैसियस फेज में ही पाया जाएगा, और ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जो कि होमोजीनियस रिएक्शन है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी एक ही फिजिकल स्टेट में पाए जा रहे हैं, जिसे हम गैसियस स्टेट यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी लिखा गया है कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम इज इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बात ध्यान में रखना है कि फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मैंने लिख दिया, चाहे आप होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक और प्रकार के बारे में बात करते हैं कि दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
तो चलिए अब हम दूसरे प्रकार के केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, और अगर आप लोगों को इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर खुद से नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमने समझा कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। तो हेट्रोजीनियस उसी का ही जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ये तो हम समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं तो वहां पर ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि एक है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है नेचर में। यह बात हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यह रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रख देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है यह भी सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह बात हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। वो बात अलग है, अगर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो दूसरा चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा और वह गैसियस स्टेट में पाया जा रहा है। तो ध्यान से देख लो, रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया गया है, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में पाया गया है, दूसरा प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में पाया गया है। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि एक प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में पाया जाएगा। तो इसी प्रकार के ही रिएक्शन को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। और इस प्रकार के रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कि यह हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पर उसी का ही डिफिनीशन लिखा गया है कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम आर इन 2 और मोर फिजिकल स्टेट। ऐसा भी हो सकता है कि यह सॉलिड है या लिक्विड हो वह गैस हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 स्टेट्स तो पाने ही चाहिए, 2 फिजिकल स्टेट पाने ही जाने चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे वह हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को ही हम कहते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये हो चुका हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर समाप्त। आई होप आप लोग लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने 2 वीडियो लगाया, लेकिन हमने पूरे तरीके से समझ लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है यही हमारे चैप्टर का भी नाम है, तो इसमें हमें पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता थी। अगर हम नहीं समझते तो हम आगे चलकर अभी जो लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे अगला लेक्चर जो हमारे पास रहेगा वो गोल्डबर्ग का लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर रहेगा, तो उसे भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता थी, और इसलिए हमने इस पर 2 वीडियो बनाए हैं ताकि हम पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को समझा सकें, जिसमें ग्राफ भी रहेगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा, नोट्स भी रहेगा, क्लासिफिकेशन भी रहेगा और उनके भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आए हो। अगर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, थोड़ा मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। हम आप सभी के लिए डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, आप सभी के लिए रोज़ वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी भी अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हर दिन जैसे ही वीडियोज अपलोड हो उसी दिन वीडियो को देख लीजिए, इसे पेंडिंग में बिल्कुल भी मत डालिए। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं। और इस वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों के साथ कॉलेज में बताइए कि ऐसा भी कोई टीचर है जिस पर जाकर ऋषि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाता है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।